तो हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में हम लोग यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेकंड चैप्टर में पहुंच चुके हैं। चैप्टर 15 दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। करीब 2 से 3 सवाल आपके नीट में यहाँ से पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। जैसे ब्लड का सवाल आता है ना, ब्लड क्लॉटिंग हो गया, ब्लड ग्रुपिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्लड मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है। और इसके अलावा एक और बॉडी फ्लूइड है लिम्फ, जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ह्यूमन बॉडी में दो मेन बॉडी फ्लूइड हो जाएंगे जो सर्कुलेट करते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। तो इस चैप्टर में हम ब्लड और लिम्फ के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लड से। तो ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसके दो पार्ट होते हैं। फ्लूइड मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। जो प्लाज्मा होता है ये स्ट्रॉ कलर का होता है, ठीक है। विस्कस फ्लूइड होता है और ये 55% होता है ब्लड का। अब प्लाज्मा का 90 से 92% हिस्सा पानी होता है और प्रोटीन इसमें 6 से 8% होती है। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन मेजर प्रोटीन होती हैं। फाइब्रिनोजन की जरूरत होती है ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन के लिए। ग्लोबुलिन डिफेंस में रोल प्ले करता है और एल्ब्यूमिन जो होते हैं ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। प्लाज्मा की बात करें तो इसके अंदर बेटा स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड ये भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। जो फैक्टर होते हैं क्लॉटिंग करने के लिए यानी क्लॉटिंग फैक्टर, ये भी प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अब दूसरा हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं बेटा यहाँ पर। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं 45% होते हैं, ठीक। 45% ब्लड का 45% होते हैं और ये तीन तरह के हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट। अब एरिथ्रोसाइट जो होते हैं बेटा ये मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल होती हैं, है ना। इन्हें आरबीसी, रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं ब्लड सेल और लीस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी होती हैं। आरबीसी का जो नंबर होता है 5 से 5.5 मिलियन यानी 50 से 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है। आरबीसी रेड बोन मैरो में बनती हैं। आरबीसी जो होती हैं मैमल की, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता मोस्ट ऑफ द मैमल में, और ये बाइकॉन्केव डिश शेप की होती हैं। इनके अंदर रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन की वजह से इनका कलर और नाम होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होती है। और ये जो आरबीसीज हैं, है ना, आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं बेटा, ये आप जानते हैं कि गैसेस के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करते हैं। ऑक्सीजन को आप याद करें तो 97%, CO2 का 20 से 25% जो ट्रांसपोर्ट था वो कौन कर रहा था? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ही कर रहे थे। आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है 120 दिन होती है और उसके बाद इन्हें स्प्लीन में ले जाके मार दिया जाता है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जानते हैं। ल्यूकोसाइट की बात कर लेते हैं बेटा। तो जो ल्यूकोसाइट होती हैं इन्हें वाइट ब्लड सेल कहा जाता है और ये कलरलेस होती है क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लेकिन इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और इनका नंबर सबसे कम है ब्लड सेल में 6000 से 8000। अब दो मेन कैटेगरी की डब्ल्यूबीसी होती हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल और बेसोफिल जो होती हैं ग्रेनुलोसाइट होती हैं, और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट होती हैं। डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल सबसे अबंडेंट होती हैं 60 से 65% टोटल डब्ल्यूबीसी की, और बेसोफिल लीस्ट अबंडेंट होती 0.5 से 1%। इसी तरह यूसिनोफिल 2 से 3% होती हैं, मोनोसाइट 6 से 8% होती हैं, और जो लिम्फोसाइट होती हैं बेटा ये 20 से 25% होती हैं। ये डेटा आपको अच्छे से याद भी करना पड़ेगा। अब देखो, जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होती हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो होती हैं बेटा ये फैगोसिटिक सेल होती हैं जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती हैं। बेसोफिल सिक्रीट करती हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन को, और ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। यूसिनोफिल रजिस्ट करती हैं इन्फेक्शन को और ये इन्वॉल्व होती हैं एलर्जिक रिएक्शन में। लिम्फोसाइट की बात करें तो दो मेजर टाइप की होती हैं, बी एंड टी फॉर्म, और ये बी और टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होती हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप पढ़ते हैं बी जो होती है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी देती है, और टी जो होती है सीएमआई प्रोवाइड करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये एक्चुअली सेल नहीं बल्कि सेल के फ्रेगमेंट होते हैं, ठीक है। दीज आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, दीज आर द स्पेशल सेल इन द बोन मैरो। अब नंबर इनका 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है प्लेटलेट का, और ये कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। अगर इनका नंबर कम हो जाता है तो इससे क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, और इसकी वजह से बॉडी से ब्लड का एक्सेसिव लॉस होता है, जैसे डेंगू के केस में होता है। तो डेंगू यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। डेंगू में आपने सुना भी होगा प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है। ब्लड ग्रुपिंग की हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर, तो दो तरह के ब्लड ग्रुप आपको पढ़ने, एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप। एबीओ ग्रुपिंग की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस, मतलब एबीओ ग्रुपिंग की बात करें तो दो सरफेस एंटीजन हैं, ए एंड बी, ठीक, ए एंड बी, इनके द्वारा डिसाइड होता है। अब जैसे अगर हम एंटीजन की बात करें तो एंटीजन आरबीसी की मेम्ब्रेन पर होते हैं, ए एंटीजन तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन तो बी ब्लड ग्रुप। अगर ए और बी दोनों एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप 0। अब एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होती है बेटा, है ना। अब ए ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है इसमें एंटी बी एंटीबॉडी होती है, बी वाले में एंटी ए होती हैं, ए बी वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं है, और ओ पर्सन में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। अब जो ए है ये ए को ब्लड दे, ए को ब्लड कौन दे सकता है, ए दे सकता है और ओ दे सकता है। बी को बी दे सकता है और ओ दे सकता है। ए बी को कोई भी ब्लड ग्रुप ब्लड दे सकता है, और ओ को केवल ओ दे सकता है। यानी आप देखो, ओ सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, और ए बी सभी से ब्लड ले सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होते हैं। और जो ए बी पर्सन है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता, किसी से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। तो ये यहाँ पर बात हो गई ब्लड एबीओ सिस्टम की। आरएच की बात करते हैं तो आरएच ब्लड ग्रुपिंग को आरएच एंटीजन डिसाइड करता है बेटा, और ये आरएच एंटीजन सबसे पहले रीसस मंकी में पता चला था, और इसीलिए इसका नाम आरएच रखा, आरएच के नाम, रीसस में आरएच के नाम से, है ना। अब करें कि 80% लोग ऐसे होते हैं, 80% ह्यूमन ऐसे होते हैं जिनमें आरबीसी की सरफेस पर आरएच एंटीजन पाया जाता है, आरबीसी की सरफेस यानी आरबीसी की मेम्ब्रेन पर। ऐसे इंडिविजुअल को आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें ये एंटीजन नहीं होता उन्हें आरएच निगेटिव पर्सन कहा जाता है। तो 80% आरएच पॉजिटिव और 20% आरएच निगेटिव है। अब यहाँ पर एक आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का स्पेशल केस है मिसमैचिंग का। अगर माँ आर एच निगेटिव है, आर एच निगेटिव माँ मदर है, प्रेग्नेंट मदर, और उसका फीटस आर एच पॉजिटिव है, तो उस केस में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस का केस सेकेंड प्रेगनेंसी में हो सकता है। सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान, पहली प्रेगनेंसी के दौरान माँ और ब्लड, बच्चे का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता, क्योंकि दोनों के बीच प्लेसेंटा होता, प्लेसेंटा से ब्लड सेपरेटेड होता है। लेकिन डिलीवरी के समय, जब पहले बच्चे का जन्म होगा, डिलीवरी के समय थोड़ा सा माँ और बच्चे का ब्लड मिक्स हो जाएगा, और इसकी वजह से माँ के ब्लड में एंटीबॉडीज बन जाएंगी, जिन्हें आरएच एंटीबॉडीज कहेंगे। तो माँ के ब्लड में आरएच एंटीबॉडीज बन जाएंगी आरएच एंटीजन के अगेंस्ट। और अगर अगली प्रेगनेंसीज में, अगर उसकी अगली प्रेगनेंसीज में जो फीटस है वो फिर से आरएच पॉजिटिव हो गया, तो माँ के ब्लड से आरएच एंटीबॉडी लीक करके फीटस के ब्लड में जाएंगी, और फीटस की आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगी, जिससे बच्चे को सीवियर एनीमिया और जॉइंडिस हो जाएगा, और ये बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकता है। इस कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस कहा जाता है, और इस कंडीशन को अवॉइड किया जा सकता है कैसे, एंटी आरएच एंटीबॉडीज मदर को देंगे, एंटीआरएच एंटीबॉडीज का इंजेक्शन मदर को दिया जाएगा इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। अगला टॉपिक हमारे पास है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्लॉटिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अ, सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे शुरू होता है। तो जब आपको कट लगता है कभी भी, तो कट लगने के बाद जहाँ पर इंजरी या ट्रॉमा हुआ है वहाँ से प्लेटलेट कुछ फैक्टर रिलीज करती हैं, और ये क्लॉटिंग के प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं। और टिश्यू से भी कुछ फैक्टर निकलते हैं जो क्लॉटिंग के फैक्टर को इनिशिएट करने का काम करते हैं। तो जब कट लगता है या चोट लगती है कहीं पर, तो एक कैस्केड प्रोसेस चलता है।
और इस कैस्केड प्रोसेस में 13 फैक्टर होते हैं, और ये 13 फैक्टर जब काम करते हैं तो इसकी वजह से फॉर्मेशन होता है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स का, जिसे थ्रोम्बोकाइनेज कहा जाता है। तो थ्रोम्बोकाइनेज कैस्केड प्रोसेस से बनता है। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन नाम के इनएक्टिव प्रोटीन को जो ब्लड प्लाज्मा में होता है, इससे एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। अब जो थ्रोम्बिन है, ये एंजाइम थ्रोम्बिन एंजाइम प्लाज्मा में पाई जाने वाली फाइब्रिनोजन को बेटा इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। और ये जो फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन जो होता है, ये फाइब्रिन डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट के साथ मिलकर ये नेटवर्क बनाता है, जाल बनाता है, जिसे क्लॉट या कोएगुलम का नाम दिया जाता है। तो एनसीईआरटी ने थोड़ा सा उल्टा लिखा है, मैंने सीधा करके आपको बता दिया। और क्लॉट बनने के बाद खून का बहना बंद हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी बात ध्यान रखनी कि जो कैल्शियम आयन है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में। और साथ ही साथ यहाँ पर आपने देख लिया प्लेटलेट का भी रोल इंपॉर्टेंट होता है। लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड की बात करते हैं। तो लिम्फ जो होता है बेटा, इसमें क्या याद करना है आपको, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड, मतलब टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात हो रही है। और ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन द प्लाज्मा। ठीक, अब करें कि एक नेटवर्क होता है वेसल का, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये इस फ्लूइड को यानी टिश्यू फ्लूइड को कनेक्ट करता है और मेजर वेन में भेजता है। जो फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में होता है उसे लिम्फ कहते हैं। लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है, जिसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। एंड लिम्फ इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट हार्मोन एक्सेट्रा। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। अब आते हैं सर्कुलेटरी पाथवे की बात करते हैं। सर्कुलेटरी पाथवे से पहले यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं सर्कुलेटरी पैटर्न के बारे में। तो सर्कुलेटरी पैटर्न हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा, दो तरह का होता है, ओपन एंड क्लोज। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, हेमिकॉर्डेटा में पाया जाता है, जहाँ पर जो ब्लड होता है वो ओपन स्पेसेस में बहता है, जिन्हें साइनस कहा जाता है। एनिलिडा और कॉर्डेटा में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जहां पर ब्लड सर्कुलेट करता है क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू। और ये ज़्यादा एडवेंटिजियस होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड के फ्लो को हम प्रिसाइसली रेगुलेट भी कर सकते हैं। अब सभी वर्टिब्रेट में मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है। फिशेज में टू चैम्बर का हार्ट होता है, जिसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियन रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल थ्री चैम्बर हार्ट होता है, जहाँ पर दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है, जबकि क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल में फोर चैम्बर हार्ट होता है, जहाँ पर दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल होते हैं। अब फिशेस के हार्ट की बात करें तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, जो कि ऑक्सीजनेट किया था गिल्स के द्वारा, और गिल से बॉडी पार्ट को सप्लाई कर दिया जाता है, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न होके हार्ट को आता है। इसे सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है। एम्फीबियन रेप्टाइल की बात करें एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल, तो इनमें क्या होता है कि जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है गिल से, लंग से या स्किन से, और राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है बॉडी पार्ट से। और दोनों ब्लड सिंगल वेंट्रिकल में जाके मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स ब्लड जो होता है ये बॉडी को और सारे बॉडी पार्ट को सप्लाई कर दिया जाता है। इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। अब क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल की बात की जाए तो इनमें जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, और यहाँ से ये सेम साइड के वेंट्रिकल में सप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि दो एट्रिया हैं, दो वेंट्रिकल हैं। अब वेंट्रिकल जो होता है इस ब्लड को पंप करता है बिना किसी मिक्सिंग के, यानी दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो इसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, और इसमें तीन पार्ट होते हैं, हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। यहाँ पर हम ब्लड पढ़ चुके हैं, ब्लड वेसल और हार्ट पढ़ेंगे, तो पहले हार्ट की बात करते हैं। हार्ट मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, जो थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, दोनों लंग्स के बीच में, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। इसका जो साइज होता है क्लेंच्ड फिस्ट यानी हमारी मुट्ठी के बराबर होता है, और ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग से कवर होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। और यहाँ पर दोनों पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। हमारे हार्ट में फोर चैम्बर्स होते हैं, जिसमें से दो ऊपर वाले चैम्बर स्मॉल होते हैं,
जिन्हें एट्रिया कहते हैं, और दो लोअर चैम्बर लार्ज होते हैं जिन्हें वेंट्रिकल कहा जाता है। अब दोनों एट्रिया के बीच में थिन मस्कुलर वॉल होती है जिसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहा जाता है, जो राइट और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करता है, जबकि थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है, जो राइट और लेफ्ट एट्रियम को वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। अब एट्रियम और वेंट्रिकल जो सेम साइड के होते हैं ये भी सेपरेट होते हैं थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये जो सेप्टम है, इस सेप्टा के अंदर बेटा ओपनिंग होती है ना, जिसके द्वारा जो सेम साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। अब अगर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में बात करें तो यहाँ पर थ्री मस्कुलर फ्लैप या कस्प होते हैं जिसे ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं, जबकि बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल की बात करें तो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। राइट वेंट्रिकल की बात करें तो राइट वेंट्रिकल ओपन करता है बेटा कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी में, और यहाँ पर इनके भी सेमी लूनर वॉल है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन करता है अरोटा में, है ना, और इनके बीच भी सेमी लूनर वॉल हो जाएंगी। ये जो वॉल्व है नहीं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व है, सेमी लूनर वॉल्व, ये वॉल्व ब्लड के फ्लो को यूनी डायरेक्शनल मैनर में फ्लो करने को प्रमोट करते हैं, यानी एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जाएगा और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी रोटा की तरफ, ये वॉल्व बैकवर्ड फ्लो को रोकने का काम करते हैं। हमारा पूरा हार्ट कार्डियक मसल से बना होता है। वेंट्रिकल की जो वॉल होती हैं वो एट्रिया की तुलना में थिकर होती हैं। अब करें स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर, जिसे नोडल टिश्यू कहते हैं, ये हमारे पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसमें 5 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है जिसे एसए नोड या साइनोएट्रियल नोड या सैन कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। दूसरा नोडल टिश्यू का जो पार्ट होता है उसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड या एवियन कहते हैं, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में पाया जाता है। अब एवी नोड से एराइज करता है एवी बंडल, जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल का नाम दिया जाता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल डिवाइड होकर फॉर्मेशन करता है राइट एंड लेफ्ट बंडल का, और राइट और लेफ्ट बंडल जो होते हैं ये माइन्यूट फाइबर बनाते हैं जिन्हें परकिंजे फाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 5 पार्ट हो गए, एसए नोड, एवी बंडल, राइट एंड लेफ्ट बंडल एंड परकिंजे फाइबर। अब करें जो नोडल मस्कुलेचर है, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की क्षमता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी ये ऑटो एक्साइटेबल है। और एक्शन पोटेंशियल का जो नंबर है वो अलग अलग पार्ट अलग अलग जनरेट करता है। सबसे ज़्यादा नंबर में एक्शन पोटेंशियल एस से नोड जनरेट करता है 70 से 75 टाइम पर मिनट, और ये रिस्पॉन्सिबल है इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पेस मेकर। और जितनी बार एस नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा हमारा हार्ट उतनी बार ही बीट करेगा, 70 से 75 बार एक मिनट में, एवरेज 72 बीट पर मिनट, और इसी को हम लोग कहते हैं हार्ट रेट। यानी हमारा ब्रीदिंग रेट 12 से 16 टाइम पर मिनट है, और जो हार्ट रेट है वो 70 से 75 टाइम पर मिनट है। एवरेज अगर आप देखें तो 72 बीट पर मिनट हो जाएगा। अब आते हैं कार्डियक साइकिल की बात करते हैं बेटा। कार्डियक साइकिल जो होती है, अ, इसमें हम दो टर्म यूज करते हैं, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो कार्डियक साइकिल हम पढ़ना तब शुरू करते हैं जब चारों चैम्बर हार्ट के रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं, यानी ज्वाइंट डायस्टोल इसे कहा जाता है। ज्वाइंट डायस्टोल की कंडीशन में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं, ठीक है, और जो सेमी लूनर वाल्व होते हैं वो बंद होते हैं। सेमी लूनर वाल्व ज्वाइंट डायस्टोल की स्टेज में बंद होते हैं। ठीक है, दूसरी जो स्टेज हमारे पास होती है उसे एट्रियल सिस्टोल कहा जाता है। जो एट्रियल सिस्टोल होता है इसमें वॉल में कोई चेंज नहीं होता, बस ब्लड का फ्लो 30% तक इंक्रीज कर जाता है। इसके बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और सेमी लूनर जो वॉल्व है ये ओपन हो जाते हैं। सेमी लूनर वॉल्व ओपन हो जाते हैं, यहाँ पर ये चेंज आता है। इसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल आता है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय फिर से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाते हैं, और जो सेमी लूनर वॉल्व होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं। सेमी लूनर वॉल्व यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व। देखो 1 2 का 4 ये याद करना, 1 2 का 4 मतलब पहले दूसरे और चौथे में एक जैसी सिचुएशन है। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल ओपन होंगे, सेमी लूनर क्लोज होंगे, तीसरे में उल्टा कर लेना।
तो तीसरी स्टेज कौन सी है हमारे पास, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये पूरी कहानी हो गई यहाँ पर। और ये जो कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन है बेटा, ये 0.8 सेकंड में चारों घटनाएं कंप्लीट होती हैं। तो thus this sequential event of the in the heart which is cyclically repeated is called the cardiac cycle। और चूंकि हम जानते हैं कि हार्ट बीट करता है 72 टाइम पर मिनट, और इस वजह से जितनी बार हार्ट बीट करेगा उतनी ही कार्डियक साइकिल चलेंगी, और इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड होती है। अब एक कार्डियक साइकिल के दौरान एक वेंट्रिकल 70 ml ब्लड को पंप करता है, जिसे हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम या बीट वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट टू द कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट को हम डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाई ईच वेंट्रिकल पर मिनट, और ये एवरेज होता है 5 लीटर हेल्दी इंडिविजुअल में। अब स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों ही, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों ही वेरिएबल हैं, और इस वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो भी वेरिएबल होता है। जैसे अगर हम एथलीट की बात करें तो उसका कार्डियक आउटपुट एक ऑर्डिनरी मैन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, हर कार्डियक साइकिल के दौरान दो प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। जो पहला हार्ट साउंड होता है उसे लब कहते हैं, दूसरा हार्ट साउंड डब होता है। तो लब कब आता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, और डब कब आता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ द सेमीलूनर वॉल्व। और इनका क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस यानी बीमारियों का पता लगाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब आते हैं ईसीजी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो देखो यहाँ पर जो मशीन होती है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और जो रिकॉर्डिंग होती है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। यहाँ पर आपको जो रिकॉर्डिंग दी गई इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। एक स्टैंडर्ड ईसीजी जो आपको दिखाई गई यहाँ पर, इसको ऑब्टेन करने के लिए 3 इलेक्ट्रिकल लीड का यूज करते हैं, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू द लेफ्ट एंकल। और अगर डिटेल इवेलुएशन करना चाहते हैं हार्ट फंक्शन का तो उसके लिए मल्टीपल लीड अटैच की जाती हैं चेस्ट रीजन में। हम केवल स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करेंगे। स्टैंडर्ड ईसीजी में पी क्यू आर एस टी 5 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 कंपोनेंट होते हैं, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव यहाँ पर हो जाएगा। तो पी वेव क्या बताता है, पी वेव बताता है एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, और इसकी वजह से होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और जिससे दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एंड टी वेव की बात करें तो ये बताता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, एंड एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अब करें अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का नंबर हम काउंट कर लें तो इससे हम हार्ट रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ईसीजी की अगर हम बात करें तो इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यानी बीमारियों का पता लगाने में यूज किया जाता है। डबल सर्कुलेशन वैसे हम बात कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ब्लड वेसल की बात करते हैं, आर्टरी और वेन। तो आर्टरी और वेन की बात करें तो इनकी जो वॉल होती है उसमें 3 लेयर होती है बेटा। जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर से। जो मिडिल लेयर होती है उसे ट्यूनिका मीडिया का नाम दिया जाता है। ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर है जो स्मूथ मसल से बनी होती है और इलास्टिक फाइबर होते हैं इसमें। और ट्यूनिका इंटीमा सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है जो स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है जिसे एंडोथेलियम कहते हैं। अब ट्यूनिका मीडिया काफ़ी थिन होती है वेन में, इसलिए वेन का ल्यूमेन ज़्यादा हो जाता है। यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा है, वेन में ल्यूमेन आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आर्टरी का ल्यूमेन यहाँ पर नैरो। और कैपिलरी की अगर हम बात करें तो कैपिलरी में केवल और केवल एंडोथीलियम ही प्रेजेंट होती है। अब हम लोग यहाँ पर डबल सर्कुलेशन की अगर बात करें तो राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है तो ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करता है वो अरोटा में जाता है जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन टू द लंग्स, लंग्स में जाता है, जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में। तो जो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक का पाथवे है इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरी तरफ की अगर हम बात करें बेटा, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया है लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में,
ठीक है, ये कैरी किया जाएगा नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टीरियोल एंड कैपिलरीज के द्वारा टिश्यूज में, जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जाएगा सिस्टम ऑफ वेन्यूल, वेन्स एंड वेना केवा के द्वारा, और राइट एट्रियम में आएगा। इस सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे। कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या कर रहा है? दिस प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड essential substances to the tissues and takes CO2 and other harmful substances away for the elimination। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के सर्कुलेशन भी आपको दिए गए हैं। A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver called hepatic portal system। The hepatic portal vein carries blood from intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation। तो हिपैटिक पोर्टल वेन ब्लड को कहाँ से? इंटेस्टाइन से लिवर तक ले जाता है। इसी तरह का एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है ब्लड वेसल का, जो एक्सक्लूसिवली हमारे हार्ट के लिए होता है, एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। अब आते हैं रेगुलेशन की बात करते हैं। तो हार्ट की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड होती हैं, यानी ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशल मसल्स नोडल टिश्यू के द्वारा। हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। अब एक स्पेशल न्यूरल सेंटर पाया जाता है मेडुला रीजन में, जिसे हम कार्डियोवैस्कुलर सेंटर सीवीसी कहते हैं, और ये मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शन को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये इंक्रीज करता है हार्ट बीट के रेट को, मतलब हार्ट रेट को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, और देयर बाय कार्डियक आउटपुट। जो कि पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? ये डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, ये डिक्रीज करता है स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को, और देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन यानी एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का काम करते हैं। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, लास्ट टॉपिक। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन दिया गया है। तो हाइपरटेंशन में कह रहे हैं कि अगर पहले तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, जहां पर जो 120 है ये 120 सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर है, और जो 80 mmHg है ये डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर है। अब कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर कई बार चेक किया जाए और ये 140/90 या उससे ज़्यादा है, तो इसे हाइपरटेंशन कहेंगे। और हाइपरटेंशन हार्ट डिजीज तो कॉज ही करेगा, ये वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन और किडनी को भी अफेक्ट करेगा। अब हम चलते हैं अगली बीमारी पे, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैट जिसे कहते हैं, या एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। ये उस वेसल को सप्लाई करता है, ये उस वेसल को अफेक्ट करता है जो हमारे हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये क्यों हो रहा है? कैड हो रहा है ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबरस टिश्यू विच मेक द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरोवर। एंजाइना की बात करें, इसे एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, और यहाँ पर एक्यूट चेस्ट पेन, अचानक से सीने में दर्द होता है, कब? when no enough oxygen is reaching the heart muscle। एंजाइना करें किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मोर कॉमन अमंग मिडिल एज 40-45 साल में, और एल्डरली 60-65 साल में कॉमन है। हार्ट फेलियर की बात करें तो हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, जितनी बॉडी की डिमांड उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, इसे कंजेसिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि कंजेशन ऑफ लंग मेन सिम्टम होता है इस डिजीज का। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सब अलग हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट स्टॉप बीटिंग, और हार्ट अटैक की बात करें तो व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।